हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपकी बायो से आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम केवल और केवल 20 क्वेश्चन सीखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं 100%। ठीक है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अभी पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले वही एक बात कि जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू। अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है एक ऐसी ग्लैंड जो कि अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि खून जब बहता हुआ खून होता है उसमें अपना सिक्रीशन रिलीज करती है, छोड़ती है। ठीक है, अब ग्लैंड यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेशली उसकी बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ग्लैंड कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स की अगर बात की जाए तो दो तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती हैं मेनली। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो कि अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ रही थी, जिनके बारे में भी मैंने बताया। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो कि अपने केमिकल को या हार्मोन को एक पर्टिकुलर बॉडी के एक कंपार्टमेंट में रिलीज करती हैं। जस्ट लाइक हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की कैविटी पाई जाती हैं, अगर कोई ग्लैंड अपना सिक्रेशन एक पर्टिकुलर बॉडी कैविटी में रिलीज कर रही है तो वो कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो कि दोनों तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती है। मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ उनका पार्ट एंडोक्राइन तरीके से हार्मोन रिलीज कर रहा है, कुछ ऐसा पार्ट है उनका जो एक्सोक्राइन तरीके से रिलीज कर रहा है। तो ऐसी ग्लैंड्स को बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड्स। अब यहाँ पे हमें बोला गया है ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोल करने का मतलब है कोई ना कोई उसका मास्टर होगा। तो एक चीज़ हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, बचपन से जीके या साइंस में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि हमारी मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे भी देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पे हम आते हैं बाद में, पहले बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज हमारी एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि 95% एक्सोक्राइन और 5% मतलब 100% में से अगर बात की जाए तो 95% एक्सोक्राइन तरीके से और 5% एंडोक्राइन तरीके से काम करती है। तो दोनों तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसीलिए मेनली इसको बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था इसीलिए मैंने इसको समझाया है। अब यहाँ पे आगे बात करें एड्रीनल ग्लैंड। तो ये खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो जाहिर सी बात है ये क्या ही कंट्रोल करेगी। ठीक है, दूसरी अगर यहाँ पे बात की जाए पिट्यूटरी ग्लैंड की, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो इसका कहीं ना कहीं हमें फंक्शन दिख रहा है कि ये कंट्रोलिंग वाला फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए पीनियल ग्लैंड की, तो ये जो ग्लैंड होती है ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही आती है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड और ये है मिक्स्ड ग्लैंड। अब इन सब के ऊपर अगर कोई काम कर रही है तो वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि यही एक ऐसी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। हमारी बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सबको ये कंट्रोल करती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। यानी कि अब प्रोटीन की बात आ रही है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी बोला जाता है। यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारा जो पूरा शरीर है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, इवन अ पर्टिकुलर सेल के अंदर भी क्या होता है? प्रोटीन ही बनता है। प्रोटीन कहाँ से बनता है? प्रोटीन बनने के लिए हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, जिनको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग जिम करते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, जो मीट खाते हैं, जो एग्स खाते हैं, उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, स्पेशली वेजिटेरियन है, वो क्या करते हैं? प्रोटीन गेन करने के लिए सोयाबीन का यूज़ करते हैं। अगर एप्पल की बात की जाए तो इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ग्राउंड नट की बात की जाए तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इससे हमें ऑयल मिलते हैं। वीट की बात की जाए तो इससे हमें क्या मिलता है? कार्ब मिलता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मिलता है। ठीक है, अब इन तीनों से हमें अलग अलग सब्सटेंस मिल रहे हैं। सोयाबीन एक इकलौता ऐसा सोर्स है जिससे हमें क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ और डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में पूछ लो। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दे रखा है, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि एक ऐसा हमारे पास, यानी कि प्लांट
प्लांट जो होते हैं उनमें कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, पहले बात करते हैं प्लांट की, एक अच्छा सा प्लांट बनाते हैं और स्ट्रक्चर सीखते हैं कि भैया प्लांट में ऐसा क्या होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। ये मान लो ये कोई प्लांट है, और भी होता है, ठीक है। अब हम सब ने पढ़ा है कि भैया प्लांट का जो अपर पार्ट होता है, यहाँ पे चलती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया, जिसमें पौधा कोई भी अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है। तो अगर पौधा खाना बना रहा है तो जाहिर सी बात है अपर पार्ट में, ग्रीन पार्ट में अगर उसका खाना बन रहा है तो प्लांट के रूट वाले पार्ट तक उस खाने को पहुंचना है। तो खाना पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाला मटेरियल चाहिए, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टेशन वाला मटेरियल यहाँ चाहिए। इस ट्रांसपोर्टेशन वाले मटेरियल को बोला जाता है फ्लोएम। क्या बोला जाता है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है रूट। रूट में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे सॉइल में प्रेजेंट होता है क्या? वाटर। वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर जाहिर सी बात है ऊपर तो आ नहीं रहा है, ठीक है। वाटर कहाँ से जाएगा? नीचे से ऊपर की तरफ। पुल अप ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाहिर सी बात है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है तो चीज़ें नीचे की तरफ मूव करनी चाहिए, लेकिन ये अगेंस्ट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पुल अप मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा? फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अब यहाँ पे क्या काम करता है? यहाँ पे दूसरा एक टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं जाइलम। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है नेम अ टिश्यू जो कि केवल और केवल फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है फूड मतलब फ्लोएम। तो पहले तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा अलग से दे रखा है। ये दो तरीके के सेल्स होते हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये केवल और केवल प्लांट का आउटर पार्ट, जो प्लांट प्रेजेंट होता है उसका आउटर पार्ट क्रिएट करते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी रिलेशन नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ भी बात आती है वहाँ पे हम दो सेल्स की बात करते हैं, केवल और केवल फूड के लिए फ्लोएम और वाटर के लिए जाइलम, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेम द सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट सेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। कौन सा सेल? लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो देखो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर हैं तो अलग अलग तरीके के सेल होंगे, ठीक है। अब हर किसी का देखो दो तरीके से क्लासिफिकेशन है हमारी बॉडी में सेल्स का। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन जो दूसरा बेसिस है वो फर्स्ट वाले बेसिस से बिल्कुल लिंक्ड है। भैया किसी भी चीज का स्ट्रक्चर की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले उसका देखा जाएगा कि फंक्शन क्या है। जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करेगा उसी के अकॉर्डिंग तो उसका स्ट्रक्चर होगा। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। तो स्ट्रक्चर भी जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है? डायरेक्टली फंक्शन से, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट सेल की बात की जा रही है। मसल सेल्स में हमारे फाइब्रस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा उनकी लेंथ नहीं होती है। लीवर सेल्स जिन्हें हेपेटोसाइट्स बोला जाता है वो भी स्मॉल सेल्स ही होते हैं। किडनी सेल्स जिन्हें क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन्स बोला जाता है। लेकिन अगर नॉर्म मतलब लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए तो नर्व सेल, नर्व सेल का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये भी एक फाइबरस स्ट्रक्चर ही होता है, पर इसमें फर्दर कई तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि इस सेल को बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा। नर्व सेल हमारे स्पेशली नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? नर्वस सिस्टम में। अब ये सेल आपको दिख रहा है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इस वाले पार्ट को बोला जाता है डेंड्रॉन। ये वाला पार्ट जो है वो इस सेल का साइटोन वाला पार्ट है। कौन सा? साइटोन। इस वाले पूरे पार्ट को बोला जाता है एक्सोन।
मतलब सेल को अगर दो पार्ट में, दो इंपॉर्टेंट या एसेंशियल पार्ट में अगर बांटा जाए तो दो ही पार्ट है। पहला ऊपर वाला पार्ट जो साइटोन, नीचे वाला पार्ट एक्सॉन। अब यहाँ पे ये जो इसका पार्ट है कनेक्टिंग पार्ट, जो कि एक्सॉन को साइटोन से कनेक्ट कर रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन हेलॉक। तो वो तो काफ़ी डिटेल स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन अभी हमें इस एमसीक्यू को समझना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी यानी कि सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे अपना नर्व सेल। इस नर्व सेल को दूसरे नाम न्यूरॉन से भी जाना जाता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन इसकी जगह दिखता है तो आप ये भी मार्क करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो कि अगर आपसे जब तक नहीं बोला जा रहा है कि ब्लड कैंसर या स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी तरीके का कैंसर, तब तक हम इसको ट्यूमर वाला कैंसर ही समझेंगे। कौन सा कैंसर? ट्यूमर। अब ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। ट्यूमर का मतलब एग्रीगेशन ऑफ सेल, यानी कि जब सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक सिस्ट यानी कि फोड़े जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसको ट्यूमर बोला जाता है। और ये कब होता है? एग्रीगेशन ऑफ सेल दो तरीके का होता है। पहला होता है मैलिग्नेंट तरीके से और दूसरा होता है बेनिंग तरीके से। तो मैलिग्नेंट अगर ट्यूमर है तो इसका मतलब वो ट्यूमर नॉर्मल ट्यूमर है, एक टाइम तक एक सिस्ट ग्रो करी, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक गई। ड्यू टू सम रीजंस ये ग्रोथ हुई होगी कुछ बॉडी चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो ऐसी सिस्ट कभी भी कैंसरस सिस्ट नहीं होती हैं, कैंसरस ट्यूमर नहीं होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए टाइप बी बेनिंग ट्यूमर की तरीके से, तो बेनिंग ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर होता है जिसके सेल्स हमारे ब्लड के सेल्स के साथ मूव करते हैं, और एक जगह से अगर आप सर्जरी कराते हैं तो वो दूसरी जगह की तरफ मूव करते हैं। इसीलिए आपने कई सारे कैंसर पेशेंट्स में सुना होगा कि एक जगह का ऑपरेशन होने के बाद वहीं के आसपास दूसरी जगह पे क्या हो गया है, दोबारा से सिस्ट क्रिएट हो गई है, कि अदर बॉडी पार्ट में क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कैंसर की, तो कैंसर की डायग्नोसिस के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल लिया कि लीवर में क्या है, कैंसर हुआ है, ये लीवर है, लीवर के अंदर यहाँ पे कहीं सिस्ट हुई है। इस सिस्ट का एक छोटा सा पार्ट निकाल के हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइड बनाते हैं। उस स्लाइड पे कल्चर कराया जाता है इन सेल्स का। कल्चर क्यों कराया जा रहा है? कल्चर इसलिए कराया जा रहा है, देखा जा रहा है अगर सेल ग्रोथ कर रहे हैं तो बेनिंग ट्यूमर है, अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसीलिए ही कराया जाता है। तो इस वाले टेस्ट को, इस कल्चर वाली टेस्ट को बोलते हैं बायोप्सी। आपने सभी ने ये सुना होगा। अब बाकी टेस्ट का क्या मतलब है? सबसे पहला दे रखा है यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट जब भी कराया जाता है जब हमें देखना हो कि हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में किसी चीज़ की कंसंट्रेशन क्या चल रही है, क्या बॉडी से आउट हो रहा है, क्या बॉडी में अभी भी रुका हुआ है, ठीक है, तब तो हम यूरिन टेस्ट कराते हैं, या फिर जब इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तब कराते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट हम नॉर्मली कब कराते हैं? जब हमें अपनी सेल काउंट या प्लाज्मा लेवल या फिर हमारा सीरम लेवल जब भी हमें चेक करना होता है तब हम कराते हैं ब्लड टेस्ट। या फिर अगर कोई भी पैथोजन या वायरस, बैक्टीरिया हमारे अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो उसको देखने के लिए, ठीक है। लेकिन बायोप्सी स्पेशली एक ऐसा टेस्ट है जो केवल और केवल कैंसर में किया जाता है, और किसी भी बीमारी में बायोप्सी नहीं की जाती है। एक्सरे मोस्टली आपने सुना होगा कि हमने बोन्स का कराया है, चेस्ट का कराया है, लंग्स का कराया है, लेकिन कभी भी किसी कैंसर पेशेंट को एक्सरे कराते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो क्या है, बायोप्सी, जिसमें अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलरली किसी ट्यूमर का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, जिसको हम क्या कराते हैं, सेल ग्रोथ करा के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स विच इज रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड। तो वही जो क्वेश्चन अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जब मैंने बताया था कि वो ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के ऊपर ऐसे कोऑर्डिनेट कर रही है कि मैं ही इकलौती ऐसी ग्लैंड हूँ जो तुम दोनों को चलाऊंगी, सारे ऑर्डर्स मेरी तरफ से आएंगे। तो ये एक बॉस वाला काम है, मास्टर वाला काम है। तो मास्टर ग्लैंड क्या है, अभी अपन ने पढ़ा, बिना देखिए, मतलब बाकी ऑप्शंस को भी बिना देखिए आप सीधे मास्टर ग्लैंड को यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि बॉडी में केवल एक ही ग्लैंड ऐसी है जिसको मास्टर ग्लैंड का दर्जा दिया गया है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। बाकी अपन ने अभी बात करी थी कि थायराइड और एड्रीनल ये दोनों क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड की तरीके से काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला 7th क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, ईईजी इज यूज टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ। तो यहाँ पे ईईजी क्या है, इलेक्ट्रो इकोग्राम। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, एक तरीके की रेडिएशंस है जो छोड़ी जाती हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर, ठीक है। वैसे तो हर एक ऑर्गन के लिए अपना एक टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ईसीजी किया जाता है, इलेक्ट्रो इकोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम क्यों, क्योंकि जो वर्ड है कार्डियक वो किसके लिए आता है, हार्ट के लिए। जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर जो होते हैं हार्ट के, उनको भी कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए लंग्स की, तो लंग्स के लिए या तो एक्सरे होगा या फिर लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है, LFT। किडनीज के लिए क्या होता है, KFT या फिर RFT। KFT का मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन अगर साइंस की भाषा में बोला जाए तो इसको बोलते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। अब बचा हमारा ब्रेन, जिसके लिए स्पेशली कराई जाती है क्या, EEG। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रन करते हैं। 8th क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी इज टू। तो वाइट ब्लड सेल किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। सबसे पहले थोड़ा सा ना बस ब्लड को समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझ में आ जाए कि ब्लड का फंक्शन मतलब पर्टिकुलरली किसी भी सेल का फंक्शन क्या है। तो बात करें अगर ब्लड की, ब्लड एक हेल्दी पर्सन में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना, 5 से 6 लीटर। इसको अगर ml में कन्वर्ट किया जाए तो कह सकते हैं 5000 से 6000 ml, ठीक है। ये जो टोटल ब्लड है, इसको 100% अगर ब्लड मान लिया जाए तो ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है 55%, यानी कि 55% इस 100% का, और इसी 100% का 45% क्या पाया जाते हैं, सेल्स, यानी कि जो 3 तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं, लाल कोशिकाएं, ठीक है। तो एक वर्ड है इरिथ, ठीक है। वर्ड ये जो है इरिथ, इसका मतलब होता है रेड, इसीलिए साइंटिफिकली रेड ब्लड सेल को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। अब एक वर्ड है ल्यूकस, उस ल्यूकस वर्ड को उठाया गया है और यहाँ पे यूज किया गया ल्यूको के लिए, इसीलिए वाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। साइट का मतलब इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का काम होता है खून का थक्का जमाना, यानी कि ब्लड क्लॉट जमाना, ठीक है। खून के थक्के या फिर ब्लड क्लॉट को साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब होता है खून का थक्का। जब भी कहीं पे भी चोट लगती है तो वहाँ पे एक ब्लड का एग्रीगेशन जमता है, ब्लड जमता है, ठीक है। तो उस खून के थक्के को बोला जाता है थ्रोम्बस, थ्रोम्बस। तो इसीलिए वो सेल्स जो कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, थ्रोम्बस खून का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं, उनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ पे एक तीनों में एक वर्ड कॉमन है, साइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो साइट का मतलब होता है सेल। अब तीनों का फंक्शन समझते हैं। इरिथ्रोसाइट का काम होता है रेड ब्लड सेल्स, इनमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन के साथ बाउंडेड ऑक्सीजन्स होती हैं, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, क्योंकि ग्लोबुलिन प्रोटीन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचेगी, क्योंकि इसी से, हीमोग्लोबिन से ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बाइंड करती है और बॉडी के हर पार्ट में पहुंचती है, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट का काम क्या है कि गैसेस को बाइंड करना। गैसेस के अलावा जो भी चीज़ें हम खाते हैं, इरिथ्रोसाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पे बाइंड होके बंध के कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, जिससे हमें एनर्जी
एनर्जी और अदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट में रेड कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसीलिए इनका नाम रेड ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल इनका नाम है ल्यूकोसाइट्स का। वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन होता है कि ये हमें पैथोजन यानी कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्लेटियल में मतलब जितने भी हैं प्रोटोजोन्स वगैरह, उन सब से हमें कौन बचाएगा? वाइट ब्लड सेल। इनको एक वर्ड दिया गया है, मतलब जैसे अपन डिनोट करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड था उसको स्पेशली मास्टर ग्लैंड बोला जा रहा था, सेम ऐसे ही वाइट ब्लड सेल के इस फंक्शन की वजह से इनको बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, जैसे कि बॉर्डर पे एक सैनिक लड़ता है, ठीक है, अपने पर्टिकुलर कंट्री के लिए, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स वायरस, बैक्टीरिया और अदर जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनसे लड़ते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी बॉडी के क्या है? सोल्जर्स हैं। तो अब यहाँ पे प्लेटलेट्स का मैंने अभी फंक्शन समझाया, मतलब यहाँ पे इनका काम केवल और केवल खून का थक्का जमाना है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है केवल किसका? वाइट ब्लड सेल्स का। ऑप्शन ए दे रखा है कैरिंग ऑक्सीजन, नहीं, ये काम किसका है? रेड ब्लड सेल का है, ठीक है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ये काम किसका है? थ्रोम्बोसाइट्स का है। प्रोड्यूस मोर रेड सेल्स, ये तो काम हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सेल्स जो हैं सारे ये बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे पर्टिकुलरली वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल को बना ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज, तो हाँ, इसका ऑप्शन सही क्या होगा कि ये हमारी जो बॉडी है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हैं उनसे बचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल, ठीक है। ये एक ह्यूमन की बॉडी का सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसका जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए या फिर आरएनए। अब जब सेल डिवाइड करने वाली कंडीशन पे आता है, सेल डिवीजन होता है, ये बात सबको पता है। हमारी बॉडी ग्रो कब करेगी? जब सेल डिवाइड करेगा, और हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। तो सेल जब डिवाइड ही नहीं करेगा तो बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो सेल को डिवाइड करना पड़ता है तभी हमारी बॉडी ग्रोथ होती है। तो सेल डिवीजन वाली जब कंडीशन आती है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये जो डीएनए होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। टोटल ह्यूमन की अगर बात की जाए, इंसानों की अगर बात की जाए, तो उनमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 पेयर्स का मतलब क्या है? टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। टोटल कितने? 46। अब इनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। अगर बात की जाए तो 22 पेयर्स को एलोसोम्स बोला जाता है। एलोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक बॉडी कलर, हेयर कलर कैसा होगा, पर्टिकुलर ह्यूमन की हाइट क्या होगी, ठीक है, उसका स्किन कलर क्या होगा, स्किन पिगमेंटेशन क्या होगा, आई कलर क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को जो डिफाइन करते हैं ये एलोसोम्स होते हैं। बचा हुआ एक पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। किसका? सेक्स क्रोमोसोम्स का। ये डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेंडर क्या होने वाला है। ईदर इट कुड बी अ मेल, एक आदमी हो सकता है, और ईदर इट कुड बी अ फीमेल, ठीक है, एक फीमेल यानी कि एक महिला हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है ये सबका अलग है क्योंकि हर कोई मेल या हर कोई फीमेल तो नहीं हो सकता, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म में चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक बच्चा हो, एक बच्ची हो, एक बूढ़ा हो, एक बूढ़ी हो, सारे सबके अंदर एलोसोम्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं। बस डिफरेंस किसका रहता है? केवल और केवल सेक्स क्रोमोसोम का। तो टोटल कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, जिनको अपन अगर नंबर में बात करें तो 46 होते हैं। तो यहाँ पे दे भी रखा है कि टोटल ह्यूमन बॉडी सेल में, इंसान के सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है 46, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 10th वाला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्सुपियल्स। मार्सुपियल एक तरीके की प्रजाति है, क्लास 12th में अगर आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन चैप्टर, ठीक है, किस तरीके से हमारी धरती बनी है, किस तरीके से इंसान बना है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रजाति का एवोल्यूशन बता रखा है। एवोल्यूशन का मतलब होता है समय के साथ आने वाले जो चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस की वजह से हर बार एक नई प्रजाति का फॉर्मेशन होता है।
हर साल हर दिन कोई ना कोई नई प्रजाति बनती है और एक पुरानी प्रजाति खत्म होती है। सेम ऐसे ही मार्सुपियल एक प्रजाति है जिसमें मार्सुपियल रेडिएशन करके टॉपिक दे रखा है। तो यहाँ पे पहला बोला गया है दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक प्रजाति का एक ही जगह होती है, वो अपनी एक पर्टिकुलर जगह पर रहेगी। जस्ट लाइक अगर मैं पोलर बियर को पोल्स पे से उठा के अगर रेगिस्तान में रखने की कोशिश करूँ तो वो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। तो रेडिएशन का मतलब होता है अपनी ही जगह पे रह के उसमें चेंजेस लाना, क्योंकि एनवायरनमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, एकदम से ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्सुपियल्स की करेक्टरिस्टिक क्या है? वो माइग्रेट तो नहीं करेंगे। दे कैरी यंग वंस इन पाउचेस। हाँ, तो मैं मार्सुपियल का अगर एक एग्जाम्पल दूँ आपको तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। मार्सुपियल का एग्जाम्पल आप ले लीजिए कंगारू। कंगारू सबने देखा है, उसकी एक खासियत क्या होती है कि वो अपने बच्चे को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस कैसा करता है कि उसका ऊपर एब्डोमेन तक का पार्ट, पेट तक का पार्ट तो ग्रो कर जाता है, लेकिन उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी से, फोर लिम्स वाला यानी कि हाथ पैर वाला, वो वाला पार्ट उसका ग्रो नहीं किया होता है। तो वो प्रॉपर उसको मैच्योर जब तक नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है, उसकी बॉडी पे एक पाउच होता है, एक पॉकेट होती है, उसके अंदर अपने बच्चे को रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दे रखा है यहाँ पे वही बताया गया है कि दे कैरी यंग वंस इन पाउचेस, कि वो अपने बच्चों को, नवजात शिशुओं को जब तक वो डेवलप नहीं हो जाते तब तक क्या करते हैं, अपने उस पाउच में रखते हैं। तो इसका आंसर यही सही होगा। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है दे ले एग्स। तो जो भी मार्सुपियल्स होते हैं वो मैमल्स वाली कैटेगरी में आते हैं, तो वो अंडे तो नहीं देंगे। ठीक है, दे हाइबरनेट इन विंटर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हाइबरनेट। हाइबरनेशन क्या होता है? एक जैसे कहते हैं ना कि सर्दी वाली नींद में चला गया, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विंटर्स में क्या करते हैं, विंटर स्लीप लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो समर स्लीप लेते हैं। तो विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोला जाता है अगर कभी ये वर्ड आए तो। और समर स्लीप के लिए एक वर्ड होता है एस्टिवेशन। तो बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये इनकी क्वालिटी नहीं है। इनकी क्वालिटी क्या है कि ये अपने बच्चों को अपने पाउचेस में रखते हैं।